आज की इस पत्रकार वार्ता पर प्रकाश डालने के लिए सबसे पहले पवन खेड़ा जी से अनुरोध करता हूं कि वे संबोधित करें। नमस्कार साथियों, अभय जी ने सबका परिचय दिया है आपको, और इनमें से कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, तो मैं समय नहीं व्यर्थ करूंगा। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, बिहार की भूमि से शुरू हुआ और अब पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में चप्पे चप्पे में यह नारा चल रहा है। राजनीति की धमनियों में अब यह नारा चल रहा है। राजनीति बदलने वाली है, बदल चुकी है, और जैसा कि हमेशा इतिहास में हुआ है, फिर से बिहार की धरती से राजनीति बदल रही है, करवट ले रही। चोर चोरी कर रहा था, इसका अंदेशा हम सबको था, शक सबको था। चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये बिहार की सरजमी से ही संभव हो सका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले दरवाजे से चोरी करता था, बिहार में अगले दरवाजे से आकर चोरी करने की साजिश रची, और आप सबके प्रताप की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया। और यह साबित हो गया कि चोरी के सिंहासन पे नरेंद्र मोदी विराजमान हैं। ये वोटर की मर्जी से नहीं है, ये फर्जी वोट से है। ये यात्रा, इसको मैं एक तीर्थ यात्रा मानता हूं। यह तीर्थ यात्रा इसलिए है कि एक पावन काम है कि कैसे आपके वोट का अधिकार चोरी ना हो, उसके लिए हम लोग सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल जी, हमारे तमाम अलाइज, दीपांकर जी की पार्टी, सब मिलकर, वीआईपी पार्टी, सब मिलकर आपका वोट चोरी होने से बचा रहे हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों बेरोजगारी बढ़ गई, क्यों बिहार में उद्योग नहीं है। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री आए, बोले साहब बिहार के लिए 4 मजदूर रेल, बिहार के लिए मजदूर रेल, और अगले दिन गए गुजरात और बोले 52,000 करोड़ का कारखाना। ये कर रहे हैं बिहार के साथ। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि वोट चुरा के फिर से काबिज हो जाएंगे। इसलिए कारखाना क्यों देना बिहार को, रोजगार क्यों देना बिहार के नौजवान को, सुरक्षा क्यों देनी बिहार की महिला को। यह साजिश पकड़ी गई। ये यात्रा, जिसके बारे में मेरे साथी संजय यादव जी भी आपको पूरा बताएंगे कि कहां कहां से होती हुई आ रही है, इसका जो समापन है, मैं उसको समापन नहीं मानता, वो एक हमारे लोकतंत्र की बड़ी यात्रा का शुभारंभ होगा। लेकिन इस यात्रा का, जो वोट अधिकार यात्रा है, इसका समापन पटना में, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, पटना में एक विशाल पैदल मार्च, जुलूस जो शुरू होगा गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा से सुबह 11 बजे और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर समाप्त होगा। पूरे दिन का ये, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। इस वोट अधिकार यात्रा का ये समापन पटना में होगा 1 तारीख को सुबह 11 बजे। उसके बारे में भी हमारे साथी शशि यादव जी और संजय यादव जी और दीपांकर जी सब आपको बताएंगे। लेकिन वो समापन एक ऐसे आंदोलन, एक ऐसे क्रांति को आरंभ करेगा जो पूरे देश में फैल चुकी होगी। देश भर में ये नारा गूंज रहा है। देश भर में एक चिंता भी है कि साहब ये हमारे साथ हुआ क्या, पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है। और देश भर को अब समझ में आ भी गया है कि अब इनकी चोरी नहीं चलेगी और अब चोर को सजा भी देनी पड़ेगी। सजा सबसे पहले बिहार देगा। बिहार की तरफ सब देख रहे हैं, बिहार की तरफ आसाम भी देख रहा है, बंगाल भी देख रहा है, केरला भी देख रहा है, गुजरात देख रहा है, उत्तराखंड देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान बिहार को देख रहा है। क्योंकि बिहार का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन बिहार को अगर यह समझ में आ जाए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ फरेब हो रहा है, उसके साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर बिहार माफ नहीं करता। बिहार जो सजा देने वाला है इन चोरों को,
वो सजा पूरा हिंदुस्तान देने वाला है आने वाले महीनों में। मैं अब अपने साथी आप बात करेंगे संजय यादव जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पवन जी। जैसा कि पवन जी ने बताया, आज वोटर अधिकार यात्रा का 12वां दिन है और ये हम सब के लिए सौभाग्य का दिन है कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण में हैं और आज इस 12वें दिन तक हम 20 जिला कवर कर चुके हैं। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए आज हम पूर्वी चंपारण पहुंचे हैं, अररिया भी। तो साथियों, इन 12 दिन में 20 जिला में जो हमें जन समर्थन मिला, जैसा कि पवन जी ने कहा कि ये यात्रा अब तीर्थ यात्रा बदल चुकी है। जो जन सैलाब आप देख रहे हैं सड़कों पर, वो जन आशीर्वाद मिल रहा है राहुल जी को, तेजस्वी जी और हमारे महागठबंधन के सभी साथी मुकेश जी, दीपांकर जी। तो जो ये हक की आवाज और क्रांति की गूंज है, ये बिहार के हर गांव, गली, मोहल्ले, टोले, चौक, चौराहे, सड़क, खेत खलिहान से होती हुई और बिहार का बच्चा बच्चा इस यात्रा का भागीदार बनकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी वोट चोरी और जो मत का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो हम सफल नहीं होने देंगे। ये जो यलगार की हुंकार और इंकलाब की ललकार है, ये बता रही है कि बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और हे प्रधान सेवक जी, आप जो मत का अधिकार छीनना चाहते हैं लोगों का, ये आपकी तानाशाही है, ये सेवा नहीं है। खाली कहने से प्रधान सेवक नहीं बनते हैं। किसी के मत का अधिकार छीनना, आप लोकतंत्र और जो जनता मालिक है उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। उनके वोटर का अगर आप वोट ले लिया तो लोकतंत्र बचेगा क्या? तो जनता जो अपने मत के अधिकार से आपके निरंकुश फैसलों पर अंकुश लगाती है, उसको आप छीनना चाहते हैं। बिहार गणतंत्र की जननी है और आप उस गणतंत्र की जननी से ही गण को खत्म करना चाहते हैं और खाली तंत्र चाहते हैं। ऐसा बिहार कभी होने नहीं देगा। जैसा कि पवन जी ने अभी सही फरमाया, आप गुजरात जाते हैं, आप 4-5 दिन पहले आप बिहार आए, आपने क्या बातें की? गुजरात जाते हैं तो आप गुजरात में ध्यान देते हैं और बिहार आते हैं तो बिहार को आप ज्ञान देते हैं। बिहार को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप इतिहास पढ़ लीजिए, बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया है। बिहार को क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उद्योग धंधे चाहिए। बिहार को ट्रेन नहीं चाहिए। आपकी 12,000 ट्रेन आप शुरू करने की घोषणा कर रहे हैं, कहाँ जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। आपने जो वादे किए, इसी चंपारण में जहां हम बैठे हुए हैं, बगल में चीनी की मिल आपने कहा था 2014 में, यहाँ जो बंद चीनी मिल है वो शुरू करवा के मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा। आपको 11 वर्ष हो गए हैं, आपने क्या दिया? आप बिहार में तरक्की की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में तकनीकी की बात क्यों नहीं करते हैं? आप बिहार में खाली नकारात्मक बात करते हैं। बिहार सबसे अधिक जागरूक प्रदेश है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो आप जब बिहार आए, आप सीतामढ़ी में भी चीनी बंद मिल थी, वहां भी आपने कोई बात नहीं की। तो कम से कम जब आप अगली बार बिहार आए तो आपकी ही जो वेबसाइट बनी हुई है NarendraModi.in, उस पे आप अपने भाषणों के अंश जरूर देखिए कि आपने बिहार को क्या क्या वादे किए थे और उन वादों को कितना आपने पूरा किया है। अगर आपने उन वादों का 5% भी पूरा किया तो हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आप बिहार के लोगों को बताइए कि मैंने 5% अपने वादे इन 11 साल में पूरे किए। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, उस गुजरात मॉडल को जिस मॉडल को आपने पूरे देश में बेचा, लेकिन 20 साल से आपकी बिहार में सरकार है एनडीए की, 11 साल से आप केंद्र में हैं, लेकिन आप बिहार मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 दशक से आप बिहार पे शासन कर रहे हैं और 11 साल से देश पर। तो अगर आपने किया तो उस मॉडल को आप में का जिक्र करने में आपको शर्म क्या आ रही है?
क्यों? क्योंकि आपने इन 2 दशक में और 1 दशक में बिहार के लिए एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगाई। इन 11 वर्षों में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद पलायन की दर बढ़ी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, गरीबी की दर बढ़ी है और बिहार साक्षरता दर में देश में सबसे कम है। बिहार का स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे कम है देश में। बिहार के बच्चे हैं उनमें सबसे अधिक देश में स्टंटेड हैं, यानी बौनेपन का शिकार हैं। बिहार की महिलाओं में 45% महिलाओं में रक्त की कमी है, वो एनेमिक है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे सविनय आग्रह करेंगे कि आप अपने अधीन ही नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। नीति आयोग के जितने भी डेवलपमेंटल मार्कर्स हैं वो बिहार के बारे में क्या कहते हैं वो डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपने बिहार के लिए, और बिहार ने आपको क्या नहीं दिया, बिहार ने आपको 2019 में 99% सांसद दिए, 40 में से 39, लेकिन आप बिहार में आते हैं तो आप विकास की बात नहीं करते। आप किसकी बात करते हैं? घुसपैठियों की। कौन घुसपैठिए जो आप आज तक नहीं बता पाते? कितने बिहार के युवाओं को आपने बेरोजगारी दी? बिहार के युवा रेलवे में जाते थे, सेना में जाते थे, आपने वो सारी नौकरियों पर अंकुश लगा दिया। तो बिहार आपसे हिसाब मांगता है, आपके 20 सालों का हिसाब मांगता है। और बिहार में अब भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में गरीब सताए जा रहे हैं, करोड़ों के नोट जलाए जा रहे हैं और जिंदा लोगों को मुर्दा बताया जा रहा है। कुत्ता बिल्ली और डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है और हजारों रुपए लेकर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये एनडीए की महाभ्रष्ट सरकार बिहार को कष्ट पर कष्ट दे रही है। जनता के हित में इनका एक भी निर्णय नहीं हुआ है। 20 साल में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी, किसी ने 2005 में LIC की पॉलिसी भी बनवाई थी तो वो आज 20 साल बाद लोगों को मालामाल कर देती। आपने 20 साल में क्या दिया बिहार को? कुछ नहीं दिया। तो इसलिए हमारी मांग है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी को, तेजस्वी यादव जी को, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी को, मुकेश सैनी जी को, CPI और CPM के हमारे सभी साथियों को, जिन्होंने इस वोटर अधिकार यात्रा को जो शुरुआत दी और जो जन समर्थन दिया वो अप्रत्याशित है। प्रतिदिन पूरा देश सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिहार को फॉलो कर रहा है। वो देख रहा है कि बिहार के लोगों में इतने दिन बाद भी इतनी उमंग, उत्साह और जोश, जज्बा और जुनून क्यों है। तो बिहार ने हमेशा देश को एक नई दिशा दिखाई है और अब जो ये आपका मत का अधिकार छीनकर उसके बाद आपका राशन, पेंशन, आरक्षण और जो भी संविधान प्रदत्त आपके अधिकार हैं उनको छीनना चाहते हैं, बिहार ऐसा नहीं होने देगा। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है, बिहार के युवा जग चुके हैं और अब आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और बिहार में जो नवंबर में चुनाव है उसमें बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप सब लोगों का मैं अब शशि यादव जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लाखों जनता जिस वोट चोरी को पकड़ी है, बिहार की जनता, इसके लिए सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं और ये फक्र महसूस करती हूं कि बिहार ने सबसे पहले इसको पकड़ा है। और यह यात्रा जो आप देख रहे हैं, मतलब लगातार जो लाखों लोग साथ चल रहे हैं, इस लाखों लोगों में आपके जो बड़े पैमाने पे तमाम तरह के शिक्षक, कर्मचारी, आपको कह लीजिए संविदा कर्मी, आपको स्कीम वर्कर बहनें, जो जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, जीविका, विद्यालय रसोइया, ममता, कुरियर के साथ साथ जितने आउटसोर्स कर्मी हैं, आपने देखा कि सफाई कर्मी की बातें आपने सुनी, उनके दिल का दर्द आपने सुना। वो सफाई कर्मी से लेकर के तमाम तरह के छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग, सब लोग इस यात्रा के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं और अपनी दर्द को, अपनी समस्याओं को भी नेता प्रतिपक्ष
माननीय राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष, माननीय तेजस्वी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, सहनी जी को, तमाम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव की आंधी है और अगली सरकार बिहार में महागठबंधन की बनने जा रही है। आप इन प्रश्नों पे संजीदा के साथ आगे बढ़ेंगे, ये लोगों की इच्छा और आकांक्षा है, क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनकी गाढ़ी कमाई को लूटा जा रहा है, लोगों की अपेक्षा है कि इस आउटसोर्स को समाप्त किया जाए। और इसके साथ ही जो लाखों हमारी स्कीम वर्कर बहनें हैं, जिनके तमाम पैसे पर यह कुंडली मार करके एनडीए की सरकार बैठी हुई है, इसके साथ भी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में जो केंद्र सरकार कुंडली मार करके इनके अधिकारों पर बैठी है, इसको ये सरकार खोलेगी, ये पूरी तरह से अपेक्षा है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो बिहार के अंदर हमारी बहनों के ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर जबरदस्त रूप से अपराध बढ़ रहा है। कल ही चितकोहरा में एक कन्या मध्य विद्यालय में एक 12 साल की बच्ची को के साथ बलात्कार करके और उसे जिंदा जला दिया गया, राजधानी नाक के नीचे विधानसभा के बगल में। उसी तरह से पुनाई चक में एक 8 साल की बच्ची 5 साल के बच्चे को जला करके उसको कार में बंद कर दिया गया। यानी बिहार के अंदर अब कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। सरकार पूरी तरह से कह लीजिए वेंटिलेटर पर चली गई है। ये आक्रोश लोगों के अंदर व्याप्त हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो ये एसआईआर है, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि बड़े पैमाने पे महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे कट रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये चंपारण की धरती पर हम लोग आज खड़े हैं, जहां की गांधी जी को महात्मा गांधी बनाने का काम किया है, और ये नेपाल के बॉर्डर से सटता है। आप देखेंगे कि नेपाल और बिहार के लोगों का रोटी बेटी का रिश्ता होता है। यहाँ की बेटियां वहां बिहाई जाती है, वहां की बेटियां यहाँ बिहाई जाती हैं। अब आप बताइए कि वैसी महिलाएं कहां से अपना जन्म प्रमाण पत्र या अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आएंगी। इसलिए और यहाँ भी कह लीजिए कि वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, क्योंकि वो आप बाप का लाए कि ससुर का लाए, तो इसके कारण बड़े पैमाने पे महिलाओं का नाम कट रहा है, जिससे महिलाओं के अंदर जबरदस्त आक्रोश आपको इस यात्रा में देखने को मिला होगा कि बड़े पैमाने पे महिलाएं भी इस यात्रा को आशीर्वाद दे रही हैं, मजबूती के साथ इस यात्रा में खड़ी हैं और इस बात को कह रही हैं कि अब इस क्योंकि इस सरकार को बनाने में यहाँ बिहार के अंदर महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है, स्कीम वर्कर महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। लोगों ने अपने घर से, अपने पुरुषों से छुप करके ये इस सरकार को बनाया है, मगर अब महिलाएं खुल करके कह रही हैं कि अब बहुत हो गया। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार को बदलने के लिए महिलाएं भी कमर कस ली हैं, हमारी बेटियां भी कमर कस ली हैं, हमारे नौजवान भी कमर कस लिए हैं। संजय जी ने बताया कि किस तरह से बिहार के अंदर रोजगार का सवाल है, किस तरह से अन्य तमाम सवाल हैं। इसलिए इन प्रश्नों पे तमाम लोग आज खड़े हो गए हैं और इस वेंटिलेटर पर खड़ी सरकार को धक्का देने के लिए, कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज हम तमाम लोग तैयार हैं। और यह वोटर अधिकार यात्रा जो 1 तारीख को पटना के अंदर एक और बड़ा मैसेज देगी, एक और बड़ा आंदोलन की आगाज करेगी, और निश्चित तौर पर उस आगाज से बिहार में जो बदलाव की आंधी चल रही है वो और गांव-गांव तक जाएगा, बूथ तक जाएगा, और हर बूथ पर हमारे तमाम लोग इस बदलाव के लिए अपना बटन दबाएंगे। ये पूरा आशा और भरोसा है। इसी बात के साथ धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद शशि जी। हम आभारी हैं कि वरिष्ठतम नेता CPI-ML के भट्टाचार्य साहब और कांग्रेस पार्टी के मदन मोहन झा साहब जिस प्रशस्त मार्ग पर हम चल रहे हैं वो रास्ता वही दिखा रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने संबल प्रदान किया। अब मैं जो भी आप लोगों के प्रश्न हो वो
पवन जी, मैं उड़ीसा से हूँ। पिछले 11-12 दिन से ये वोटर अधिकार यात्रा को मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। जिस तरह की लोगों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है और जिस तरह की सीरियसली आप लोग इस काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या उसी तरफ सीरियसली वोटर को जोड़ने के लिए ग्राउंड जीरो में काम कर रहा है क्या? आपका ग्राउंड जीरो से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जमीन में, उसका रिपोर्ट क्या आ रहा है? 12 दिन में आपका कितना सफलता मिला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रहा होता तो हम और आप यूं सड़कों पर पसीना नहीं बहा रहे होते। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ खेलता वो पकड़ा गया, इसलिए हम सड़क पर हैं। अब वोटर सजग हो चुका है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी तो कठपुतली हैं और कठपुतली का खेल नरेंद्र मोदी जी खेल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि चुनाव आयोग बिल्कुल अपना काम कायदे से कर रहा है, अभी भी नहीं कर रहा है। लेकिन वोटर सजग है और अपना वोट चोरी होने से बचाएगा। हम सब उसके साथ खड़े हैं, हर एक वोटर के साथ। ये तमाम जो लोग मंच पर आपको दिख रहे हैं, अलग अलग पार्टीज के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं, हम लोग सब मिलकर उस वोटर के वोट की रक्षा कर रहे हैं। माइक माइक उनको भी, सौरभ उनको भी दें। सर, बीजेपी का कहना है कि एक बार आपने चौकीदार चोर कहा, परिणाम सामने आया, और एक बार फिर आप वोट चोर कह रहे हैं, फिर परिणाम जनता उनको जवाब देगी क्या? उस वक्त मोदी जी रोज नया कुछ डिस्ट्रैक्शन ले आते थे, ध्यान भटका देते थे, लोगों को भी लगता था कि नहीं ये बात नहीं, वहां देखते हैं। लेकिन अब सबकी आंखें खुल चुकी हैं। पिछले 11 साल हर महीने एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की, एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश की, त्यागता की उनकी विफलताओं से, उनकी चोरी से लोगों का ध्यान हट जाए। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सबको, आप सबको बिजी रखने की कोशिश की। देखो साहब, भैंस चुरा रहे हैं। भैंस नहीं चुरा रहे थे हम लोग, ये लोग वोट चुरा रहे थे। तो अब लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे। अब हम नहीं बोल रहे, अब तो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा लोगों से आया है। सर, अब ये देखिए, एक और डिस्ट्रैक्शन है। ये भी एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश है। ये आप नहीं कह रहे, मैं जानता हूं बीजेपी कह रही है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। भगवानों में भी आपस में विवाद पैदा करने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, आप और मैं नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं कर सकता कि भगवानों को आपस में लड़ा दें, लेकिन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सर मेरा सवाल है कि एसआईआर के खिलाफ लगातार आप लोग सड़कों पर उतरे, वोटर अधिकार यात्रा पिछले 12 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी आप लोगों की यात्रा पर तंज कस रही है कि कांग्रेस की परंपरा रही है इस तरीके से जो संवैधानिक संस्था है उनको लेकर के कुछ ना कुछ कहते रहना। 2014 से पहले आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी माइकल लिंगदो को क्या बोलते थे? लोगों को याद रखना चाहिए। वो चुनाव आयोग को चुनौती देते थे और क्या क्या कहते थे चुनाव आयोग के बारे में, एफआईआर तक करने की धमकी देते थे। तो जो लिंगदो जी को प्रधानमंत्री जी ने जिन असंसदीय शब्दों से संबोधित किया था वो मैं दोहराना नहीं चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ईवीएम और चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या कहा है वो देश जानता है। तो जैसा कि पवन जी ने कहा ना, वो ध्यान भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए वो लोग नित्य नए नए प्रपंच रचते हैं। 2024 में भी चुनाव चोरी हो रही थी तो वो आपका मंगलसूत्र छीन रहे थे। वो आपको कह रहे थे कि आपका कमरा भी छीन लेंगे मकान का, आपकी भैंस की चोरी कर लेंगे। अब वो ये बताइए 2024 में 1 तोले सोने का भाव क्या था और आज क्या है? तो आपका मंगलसूत्र किसने चुराया? आपका कंगन किसने चुराया? आप इतना महंगा मंगलसूत्र और कंगन खरीद ही नहीं सकते, तो उस चोरी को किसने किया है? तो यही है,
वो आपका ध्यान भटका के आपकी जेब भी काट लेते हैं और आपका वोट भी काट देते हैं। सर एक बात कहना है, 12 दिनों से आपका यात्रा जो चल रहा है इसमें लगभग बिहार के सारे गठबंधन आपके साथ हैं और एक पार्टी है सर, एक पार्टी है जो आपका जगह जगह पे राहुल गांधी की इस यात्रा को कबूल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सिर्फ हमको छांट के क्यों चल रहे हैं, महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हमें शामिल कीजिए। वो है AIMIM, ओवैसी की पार्टी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों उसको छांट के चल रहा है? जिसका 2% है, उस राजनीति के गलियारों में जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, 18% को आप साइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथी चल रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुद्दा वोटर और इंडिया गठबंधन के एक संवाद का है। वो एक ऐसा संवाद है जिसमें दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पहले सुनते थे कि 18 घंटे जागते हैं, अब सुनते हैं 24 घंटे जागते हैं। तो ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे पर हम सड़क पर निकले हैं और इसमें हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, साधारण नागरिक जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, जैसा कि शशि जी आपको बता रही थी, महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी उस दिन दीपांकर जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको ये जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब मोह भंग हो चुका है, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जैसा कि मैं कहता हूँ, धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन एक धार्मिक यात्रा है। सबको लगता है कि ये अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपने वोट को बचाओ। पवन सर, एक सवाल आपसे है। बीजेपी कह रही है कि ये बिन दुल्हे की बारात है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो क्या आप अपना दुल्हा घोषित करेंगे? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है बिना दुल्हे की बारात है। देखिए कितनी घबराहट है। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं वोट चोरी क्यों करते हो, जवाब नहीं देंगे। ज्ञानेश गुप्ता को आगे कर देंगे। अब बेचारे ज्ञानेश गुप्ता कितनी बार तक जवाब देंगे, कितना बेचारे गाली झेलेंगे, कितना हमले झेलेंगे। अरे हम आपसे सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि मरे हुओं को जिंदा और जिंदों को मारा हुआ क्यों घोषित कर दिया आपने, जवाब दीजिए। ये यहां वहां की बातें खूब करेंगे, बताइए। यहां तो मजदूर एक्सप्रेस रेल, गुजरात में कारखाने, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए कि आज पूरे विश्व में भारत क्यों अलग थलग हो गया, नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए। जो सवाल हम पूछते हैं उसके जवाब ये लोग नहीं दे पाते, इसलिए फिर विवाद पैदा कराने। कोई विवाद कहीं नहीं है। हेलो पवन जी। जी पवन जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप लोग इधर वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और दूसरी ओर एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया है। 102 पे जेडीयू, 101 पर बीजेपी, 20 और 10-10 का फॉर्मूला सहयोगी दलों के लिए बनाया गया है। उन्हें हारने की जल्दी है, हमें जीतने की जल्दी नहीं। हम जीत रहे हैं, उन्हें जल्दी हारना है, जल्दी घोषित कर रहे हैं। हम तो जीत ही रहे हैं। आने दीजिए, आधिकारिक घोषणा है उनकी। सोर्स बेस्ड चल रहा है सब जगह। चुनाव आयोग भी सोर्सेस पर चलता है, टिकटें भी सोर्सेस के आधार पर बढ़ती हैं। रिजल्ट तो जनता ही दिलाएगी और रिजल्ट आपके सामने है। संजय जी, इस पे कुछ जवाब देना चाहे? नहीं, आधिकारिक घोषणा नहीं है, सोर्स बेस्ड है। सूत्र का तो बता ही दिए थे तेजस्वी जी। अच्छा, एक और सवाल है। मोहन भागवत ने कहा है टैरिफ को लेके एक बड़ा बयान पवन जी दिया है कि कोल्ड ड्रिंक पीने की क्या जरूरत है, घर में शिकंजी बनाइए और पीजिए। मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने की क्या जरूरत है, घर में शिकंजी बनाइए और पीजिए। अब आप लोगों के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे ये व्यक्ति। अब खबरों में बहने रहने के लिए इनको भी कुछ कहना है। सुना कोई भाषण 3 दिनों का चल रहा है, वहां लोग जा नहीं रहे, आप लोग कवरेज दे नहीं रहे। कहने दीजिए जो कहना, ये कोई बात है? असली बात यह है कि टैरिफ से नुकसान क्या हो रहा है, इस पे चर्चा करिए। ये क्यों कवर फायर दे रहे हैं मोदी जी को? जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई, जो विदेश नीति चौपट हुई, जो आंतरिक सुरक्षा चौपट हुई, मोहन भागवत आएंगे जवाब देने। ये एक के साथ एक फ्री चल रहा है। बीजेपी को वोट दो, आरएसएस साथ में मुफ्त में मिलती है। क्या है ये? कौन है ये? अपनी संस्था को रजिस्टर कराने की हिम्मत नहीं है, चले आ रहे हैं सलाह देने। किसी ने मांगी उनकी सलाह? नहीं, इसमें उन्होंने कहा है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए, शिकंजी पीजिए ना। तो इसका मतलब वो नहीं चाहते कि अब लोग चाय भी पिए, अब वो शिकंजी वाला खोज रहे हैं।
और यहाँ तो मोहन भागवत जी दूध वाले भी हैं, हम दूध भी पी रहे हैं, शिकंजी भी पी रहे हैं, गंगा का भी पानी पी रहे हैं, गंडक का भी पी रहे हैं। पहले आप वो नया शिकंजी वाला खोजने के लिए शिगुफा लेके आए हैं। सर एक सवाल है कि 3 आतंकी के नेपाल के रास्ते भारत आने की सूचना है भारतीय सीमा में, तो क्या इसका असर यात्रा पे भी पड़ेगा क्या, क्योंकि हाई अलर्ट हो गया है सुरक्षा को लेकर? देखिए, भारत की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय गृह मंत्री जी के पास है और बार बार आतंकवादी हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये किसकी खामी है? इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों नहीं है, रहता है हमेशा इनका? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आतंकवादी जिस रास्ते से, कभी पाकिस्तान के रास्ते से, कभी नेपाल के रास्ते से, अब बिहार में आए हैं, अब बिहार में चुनाव है, आप भी जानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अपनी सीमा की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है, उसको टाइट कीजिए और ये हेडलाइन मैनेजमेंट की बजाय जो असल मुद्दे हैं, हमारे जवानों की सुरक्षा भी, उनकी बेहतरी और सीमा की भी, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। शुक्रिया।